पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन की उस एडर के साथ लड़ाई हो चुकी थी और लड़ाई के दौरान वांग लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एडर की धज्जियां उड़ा कर रख देता है और उसके बाद वो उसको ऑफर देता है कि देख मुझे तेरी थर्ड आई वाली टेक्निक पसंद आ चुकी है, इसलिए एक्सचेंज कर लेते हैं उस टेक्निक को। मैं तुझे अपना सेलेस्टियल आर्ट दूंगा, उसके लिए तू अपनी थर्ड आई की पावर दे दे। तो एडर थोड़ी देर के लिए सोचता है और उसको उसके बाद कोई ऑप्शन लग भी नहीं रहता ढंग का, क्योंकि मना करने पर उसको सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वो डील एक्सेप्ट कर लेता है और थर्ड आई की पावर वांग लिन को दे चुका था। वांग लिन को वो पावर बहुत पसंद आती है क्योंकि उसके अंदर थर्ड स्टेप की पावर का कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद था और वांग लिन मेहनत करे तो वो उस टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो ये होने के बाद वांग लिन चला जाता है थंडर सेलेस्टियल रैन के अंदर। जाना इतना आसान नहीं था, उसको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो थंडर सेलेस्टियल रैन वहां कर पहुंच चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन को थंडर सेलेस्टियल रैन के अंदर एक जमीन पर पाउच मिला था जो कि काफी ज्यादा कमाल का था, जो उसके डिवाइन सेंस को भी ब्लॉक कर पा रहा था। तो जैसे वो उसको लेने की कोशिश करता है, वहां पर फेंगान नाम का एक बंदा आकर पहुंच जाता है जो वांग लिन से कहता है कि इज्जत से वो जो पाउच जो तूने उठाया है ना उसको वहीं पर रख दे, वरना अगर तू नहीं रखता है ना तो फिर आगे जितनी भी तेरी कल्टीवेशन होगी कभी तू उसको कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तेरी कल्टीवेशन ब्रेक कर दूंगा और तेरी जान ले लूंगा। आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुझे अच्छा वाला ऑफर दे रहा हूँ कि वो पाउच जमीन में रख और यहाँ से कल्टी मार ले, वरना फिर तेरा जो हाल करूंगा ना तो उसको सपने में भी नहीं सोच पाएगा। तो ये सुनकर वांग लिन को गुस्सा आ चुका था। वो सीधा पाउच अपने पास रखता है और देखना चाह रहा था वो कि ये फेंगान उसका क्या ही उखाड़ लेता है। तो ये देखकर फेंगान का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, अपने बीस्ट की पावर को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो यहाँ पर सीधा वांग लिन के ऊपर अटैक करने को तैयार था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई जो इसने मेरी बात को इनकार किया। वो किसी तरह के डिमोनिक अटैक का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वांग लिन कहता है कि ठीक है तू कुछ भी अटैक इस्तेमाल कर, मैं भी यहाँ पर उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हूँ। वांग लिन अपने लाइटनिंग बॉल को इस्तेमाल करता है और लाइटनिंग पावर के जरिए बॉल क्रिएट करते हुए सीधा उस फेंगान के ऊपर अटैक देकर मार चुका था। फेंगान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता था, लेकिन दोनों के अटैक में वांग लिन के जो अटैक थे वो ज्यादा कमाल के थे। फेंगान ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि ये बंदा है कौन और इसके पास इतनी पावर कैसे आई कि ये मेरे अटैक को रोक पा रहा है। यहाँ तक कि वांग लिन ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जिस वजह से फेंगान और उसके बीच को काफी भयंकर तकलीफ होती है। वो यकीन नहीं कर पाता कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक गया। वो अपने और भी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसके बाद जितने भी टेक्निक थे ना वो ज्यादातर डिमोनिक पावर वाले थे, तो वो उनका इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वांग लिन अपने पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसके जरिए उसको भिड़ा देता है उसी फेंगान के साथ। तो इस वजह से पपेट तो यहाँ पर कुत्तों की तरह मारता है उस फेंगान को। फेंगान समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बंदा तो पहले स्ट्रॉन्ग है, वो अलग बात है, इसका पपेट भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मेरे सभी अटैक को इतनी आसानी से खत्म किए जा रहा है। वो कहता है कि तू कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों रहे लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहने लग जाता है कि आज तूने मुझे मजबूर किया मेरी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए। आज मेरा मूड अच्छा था, मैं तुझे जाने देने वाला था, लेकिन तूने खुद यहाँ पर अपनी मौत को दावत दिया है, तो मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही खतरनाक हैंड टेक्निक को समन कर लेता है। ये हैंड टेक्निक किसी डिमोनिक टेक्निक जैसे लग रही थी और हैंड के अंदर से एक अजीब सा लोटस बाहर निकल कर आ जाता है। इस लोटस का नाम था डाओ ट्रांसफॉर्मेशन डीमन लोटस और ये लोटस ना बना हुआ था उसी फेंगान के दाओ की पावर से। मतलब फेंगान के पास भी उसकी खुद की दाओ की पावर है जिसको उसने कल्टीवेट किया और उसी दाओ पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने उस लोटस को समन किया था। वांग ने जब लोटस को देखता तो वो भी हैरान रह जाता है कि वाह कमाल की बात है, इसके पास खुद के दाव पावर है, लगता है कि इसके साथ फाइट करने में मजा आएगा। उस फेंगान को लग रहा था कि मेरी दाव पावर को देखकर ये वांग लिन डर गया, जबकि उसको नहीं पता कि वांग लिन की जो दाव की पावर है ना वो उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो अपने उसी डीमन लोटस का इस्तेमाल करते हुए सीधा वांग लिन के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वांग लिन के ऊपर वो अटैक लगने वाला था, वांग लिन का जो थंडर ड्रैगन होता है वो सीधा का सीधा उस डीमन लोटस की पावर को डिवोर कर जाता है। वो पावर ही उसने खत्म करके रख दी और इसके बाद यहाँ पर वांग लिन तुरंत अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को बाहर निकाल लेता है और अंडरवर्ल्ड रिवर के जरिए वो सीधा उस फेंगान के ऊपर अटैक करने लगा था। यहाँ तो फेंगान जो था वो ये देखकर हैरान रह चुका था कि ये नहीं हो सकता, तू मेरे दाव के अटैक को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर गया। तुझे पता भी है कि दाव का अटैक बनाने में कितनी ज्यादा ताकत लगती है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और तू मेरे दाव के तो इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया, उसको एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया, मानो उसकी कोई औकात ही ना हो तेरे सामने। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वांग लिन के सामने अटैक कर पाना, उसको हरा पाना वो समझ चुका था कि इतनी आसानी से तो होगा नहीं, तो पहले मैं खुद ही को बचा लेता हूँ। लेकिन वांग लिन उसको ऐसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और एक तरफ उसका अंडरवर्ल्ड रिवर अपने फुल पावर के साथ तैयार था, तो दूसरी तरफ वो फेंगान का दाव वाला अटैक, उसका डीमन हैंड और डीमन लोटस जो होता है वो अपनी फुल पावर को यूज कर रहे थे। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन टकराने के बाद भी वांग लिन अब यहाँ पर अपना सोल लैशर बाहर निकाल लेता है और उसके जरिए वो सीधा दाव की अटैक जो था डीमन लोटस वाला फेंगान का, उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी पर खच्चे उड़ा चुका था। और जैसे ही वांग लिन की सोल लैशर का अटैक लगा उसके डीमन लोटस के ऊपर, उसके दाव की जो पावर थी ना फेंगान के वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी सोल तक के डैमेज होने लग गई थी। उसको ऐसा फील हो रहा था कि लगता है मैं मर जाऊंगा, यहाँ पर मेरी सोल खत्म हो जाएगी। वो यकीन नहीं कर पा था कि नहीं, इसने मेरे अटैक को तो खत्म किया और मेरी सोल को भी इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। ये इंसान है कि क्या, ये क्या कर सकता है। वो तुरंत वापस से अपनी स्पिरिट को समन करता है। वो जो 20 स्पिरिट के ऊपर बैठ के आया था ना उसी को एक बार फिर से उसने समन कर लिया था और अब वो यहाँ पर उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करना चाह रहा था, लेकिन वांग लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यहाँ पर उससे फाइट नहीं कर रहा था बल्कि उसकी बेइज्जती कर रहा था। वो इतने मामूली तरीके से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता जिसका हिसाब भी नहीं था। कोई अच्छा कल्टीवेटर यहाँ पर शर्म से मर जाए जिस तरह से आसानी से वांग लिन उसके सभी अटैक को खत्म
कर रहा था। वांग लिन अपनी लाइटनिंग पावर यूज करता है। लाइटनिंग पावर यूज करने के बाद वो स्पेल्स को क्रिएट करता है और उसके जरिए सीधा एक ही अटैक देकर मार देता है उससे फेंग हान के बीस्ट के ऊपर, जिस वजह से बीस्ट वहां पर स्टॉप ही हो चुका था। वांग लिन अभी तक के ढंग से अटैक भी नहीं किया था फुल पोटेंशियल वाला, और इतने में ही उस बीस्ट की हालत खराब हो चुकी थी। वांग लिन अपनी तुरंत इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और इमॉर्टल स्वॉर्ड सीधा फेंकर मारता है उसी बीस्ट के ऊपर, जो बीस्ट के सीधा आर पार हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि बीस्ट की भी हालत खराब हो गई। वो बीस्ट यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से फेंग हान जो था वो भी सदमे में जा चुका था कि नहीं भाई मेरे बीस्ट को क्या हो गया, ये तो लग रहा है कि मरने वाला। बीस्ट ने पूरी जान लगा दी ताकि किसी भी तरह से अपने आप को बचा सके, वरना आज यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा वांग लिन के इमॉर्टल स्वॉर्ड की वजह से। लेकिन वो क्या अपने आप को बचा पाता कि तब तक कि वो जो वांग लिन का पपेट था एक बार फिर से बाहर निकलता है, और इस बार तो वांग लिन का वो जो सोल था वो भी बाहर निकल कर आ चुका था, और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को चलाते हुए इतना स्लैश मारता है उस बीस्ट के ऊपर कि बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसने सीधा काट कर रख दिया उस बीस्ट को। उसको तो बहुत मजा आ रहा था सोल को कि चलो बहुत अच्छी बात है, बड़े दिन बाद मास्टर ने मेरा इस्तेमाल किया किसी की जान लेने के लिए, तो आज तो मैं अपना फुल ऑरा फार्मिंग करने वाला। वो इतना मारता है बीस्ट के ऊपर कि बीस्ट टुकड़े टुकड़े हो चुका था, और ऐसा लग रहा था कि बीस्ट खत्म हो चुका है। फेंग हान को सदमा लग जाता है कि नहीं मैं बर्बाद हो गया। मैं तो बस यहाँ पर लग रहा था मुझे कि मैं इस वांग लिन को मार लूंगा, लेकिन इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि फेंग हान की भी जान जा चुकी है, और उसको टपकाने के बाद वो जो सोल होता है वो वांग लिन के पास आता है, और उसका जो फेंग हान का स्टोरेज बैग था वो लेकर आया हुआ था। वो चुपचाप से अपने पास स्टोरेज बैग रखने वाला था, लेकिन वांग लिन उसे छीन लेता है और उसको खाली छोड़ देता है कि ये स्टोरेज बैग मेरे काम का है, तेरे बचकाने के काम की चीज नहीं है। ये जो जगह थी ना फाइट करने की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, तो इस वजह से वांग लिन कहता है कि ये जगह अब ठीक नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ये जगह किसी भी टाइम पे टूट सकती है। बेचारा फेंग हान आता वांग लिन से पंगा लेने के लिए, उससे उसका पाउच लेने के लिए। वांग लिन ने पाउच भी लिया, उसका फेंग हान का खुद का स्टोरेज बैग छीन लिया, उसके बीस्ट को मार दिया और शायद फेंग हान भी मर गया। सबकी वाट लगा के बिंदास एकदम शांति से वांग लिन वहां से आगे निकल जाते हैं कि चलो अभी और भी बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर करना बाकी है। मानो कि उसके लिए यहाँ पर उस फेंग हान को मारना एक बाएं हाथ का खेल था, मारकर वो आगे बढ़ गया इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए उसको और भी कई सारी कमाल की जगह नजर आती है, और हम ऐसे ही एक जगह पर ना कई सारे कल्टीवेटर को देखते हैं। मतलब यहाँ पर 8-10 कल्टीवेटर होंगे और टीम बनाकर रखे हुए थे, और उनके सामने एक खास तरह का फॉर्मेशन होता है। वो सारे कल्टीवेटर ये कह रहे थे कि चलो दोस्तों एक साथ मिलकर ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करते हैं। हो सकता है कि फॉर्मेशन के नीचे कोई कमाल का ट्रेजर हो जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको बचाने के लिए ये फॉर्मेशन बनाया गया। तो जितने भी कल्टीवेटर थे ना वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को तोड़ने में लगे हुए थे, और उनकी ये मेहनत रंग लाती है। फॉर्मेशन उन्होंने तोड़ा, और तोड़ने के बाद वो सीधा उस जगह के अंदर जाकर घुस चुके थे। लेकिन जैसे वो अंदर आए थे ना वहाँ पर कुछ अजीब सी पावर एक्टिवेट होती है, और वो पावर सीधा का सीधा जितने भी लोग अंदर गए थे ना उसको डिवोर करना शुरू कर देती है। तब जाकर उनको पता चलता है कि फॉर्मेशन तोड़ के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और किसी तरह के डीमन को इन्होंने आजाद कर दिया। फॉर्मेशन के नीचे कोई ट्रेजर नहीं था, बल्कि एक डीमन छुपा हुआ था जो जैसे ही फॉर्मेशन टूटता है आसपास सारे लोग जो मौजूद है सबको डिवोर कर जाता है। और उसके बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम था गी होंग। वो कहने लग जाती है कि इतने टाइम बाद इतने सारे लोग मिले यहाँ पर मुझे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा नहीं थे, इससे तो मेरे इस डीमन का मुंह भी नहीं भरा होगा। पेट भरने की तो बात छोड़ ही दो। मतलब वो जो डीमन था ना वो इसी जो गी होंग नाम की लड़की है उसका पालतू पेट था, और यहाँ पर यही रहती है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं ट्रेजर के लालच में, उनको लगता है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर होगा, बल्कि ट्रेजर नहीं होता है। गी होंग होती है जो अपने डीमन के जरिए उन सभी को मार कर खा जाती है। वहाँ पर ना एक ली युआन नाम का बंदा भी होता है। तो गी होंग जो थी वो उस ली युआन से कह रही थी कि तुम्हारे पास तो एक खास तरह का रिस्ट्रिक्शन आर्ट था ना, तो वो किधर चला गया? अभी मैंने यहाँ पर अपने घोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, जो मेरा डीमन है इसका, तो मुझे चोट लग सकती थी। कितने सारे लोग यहाँ पर एक साथ आए थे। तो ये सुनकर जो ली युआन था ना वो कहने लग जाता है गी होंग से कि देखिए सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ पर आइंदा कोई भी खतरा आपके ऊपर आने नहीं दूंगा। वैसे भी आपकी गी फैमिली ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं एनी टाइम आपको प्रोटेक्ट करूँ, आपका बिल्कुल बॉडीगार्ड बनकर रहूं। तो इस बार मुझसे छोटी सी गलती होगी, आगे से मैं आपकी सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, आपको एक भी आंच आने नहीं दूंगा, तो इस बार आप मुझे माफ कर दीजिए। तो गी होंग कह देगी ठीक है कोई बात नहीं, देखो आगे और भी लोग आ रहे हैं, हमें उनको भी पकड़ना है, मुझे भूख लगी है। और इस बार जो यहाँ पर आ रहा था ना वो उसकी भूख तो नहीं मिटाएगा, क्योंकि वो था वांग लिन, और वांग लिन की नजर में भी ना वो फॉर्मेशन जाता है। उसको भी ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि इस जगह पे कोई ट्रेजर मौजूद होगा जिसके ऊपर फॉर्मेशन लगाया गया, ठीक उन लोगों की तरह जैसे कि अभी कुछ लोग ट्रैप में फंसे थे। तो गी होंग यहाँ पर वांग लिन को भी उसी तरह से फंसाने की कोशिश कर रही थी। वांग लिन जब फॉर्मेशन को देखता तो वो कहने लग जाता है कि ये फॉर्मेशन ना आराम से इसके अंदर सेलेस्टियल पावर मौजूद है। मतलब जिसने भी इस फॉर्मेशन को बनाया ना बंदा स्किलफुल होगा, मतलब उसको फॉर्मेशन का अच्छा नॉलेज है जिसके जरिए इसने इस फॉर्मेशन को तैयार किया है। लेकिन मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर ना कुछ तो दिक्कत लग रही है, क्योंकि ये प्योर फॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिलावट मुझे महसूस हो रही है। तो हो सकता है कि ये फॉर्मेशन एक सिर्फ जाल हो ताकि मैं इसके अंदर जाऊं और फंस जाऊं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन मुझे किसी काम का आएगा। मुझे देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तो ये देखने के बाद गी होंग और वो जो ली युआन था ना दोनों अंदर से हैरान रह जाते कि अरे ये बंदा तो अभी यहाँ पर आया था, ये लौट कर क्यों जा रहा है? कहीं इसको ये तो नहीं पता चल गया ना कि ये फॉर्मेशन नकली है और सिर्फ एक जाल है जिसके अंदर हम लोगों को फंसाते हैं? अगर ऐसा रहा तो ये शिकार हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इसने देखा कैसे ये फॉर्मेशन नकली है और ये हमारी जाल में फंसा क्यों नहीं? अब तक के तो कोई भी ऐसा समझ ही नहीं पाया हमारे फॉर्मेशन को, तो ये कैसे समझ लिया हमारा फॉर्मेशन? गी होंग तो यहाँ पर उल्टा ली युआन को चिल्लाने लग जाती है कि तूने ही
कुछ गड़बड़ की होगी, तूने ये फॉर्मेशन को सही से नहीं बनाया, इसलिए वो बंदा यहाँ पर समझ गया फॉर्मेशन की गड़बड़ी, इसलिए मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगी, तू दूसरी बार ये गलती कर रहा है। मैं चाहूँ ना तो एक पल के अंदर तेरी जान ले सकती, तू सिर्फ मेरा गुलाम है। तू ये मत समझना कि तू किसी भी बाहर के बंदे की मदद लेकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ऐसा लग रहा था ना कि फॉर्मेशन की तुझे गड़बड़ी है, जानबूझकर यहाँ पर ली युआन ने बनाई है ताकि बाहर का कोई बंदा उसको पहचान ले और कुछ तो ऐसा करे कि वो गी होंग से फाइट करते हुए इस ली युआन को बचा ले। हो सकता है कि ली युआन बिना गी होंग के चुंगल में फंसा हुआ होगा, वो वहां से बाहर निकलना चाहता है, इसी वजह से वो फॉर्मेशन ढंग से नहीं बना। लेकिन गी होंग जो थी वो उसकी हरकत समझ चुकी थी कि तू फॉर्मेशन सही से नहीं बना रहा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। ली युआन कहता है कि देखिए मैडम, आपको गलती हो रही है, गलतफहमी हो रही है आपको, मैंने कोई फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं करी है। वो बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसने हमारे फॉर्मेशन की गड़बड़ी महसूस कर ली और वो उसको छोड़कर चला गया, हमें दूसरा बंदा मिल जाएगा, अब उसके पीछे क्यों पड़ी है। तो गी होंग कहने लग जाती है कि अच्छा तो अब तू डिसाइड करेगा कि किसको मुझे अपना खाना बनाना है, किसको मुझे अपना खाना नहीं बनाना है। लेकिन जब यहाँ पर बात ही चल रही थी ना कि तभी वहां पर वांग लेन आता है और सीधा उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो देखना चाह रहा था कि आखिर कौन है यहाँ पर जो इतना ट्रैप वाला फॉर्मेशन लगा कर रखा है, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वांग को पता था कि अगर वो अपने पर आए तो कोई भी अंदर क्यों ना रहे उसको खत्म कर देगा वो। तो जैसे ही बाहर जो वो लोग बैठे हुए थे गी होंग और ली युआन उस वांग लेन को देखते हैं, वो समझ चुके थे कि नहीं भाई ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसको मालूम था कि यहाँ पर खतरा मौजूद है, तब भी वो उसके अंदर घुस कर आया, मतलब ये हमें रिवॉर्ड लगाएगा आज। गी होंग जो सीधा वांग लेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती कि तूने जो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तू बचेगा नहीं, तू मेरे इलाके में आकर मेरे जाल से तो बच गया, लेकिन जब मैं खुद डायरेक्ट अटैक करने तेरे पर आऊंगी ना तू बचेगा नहीं। तो वांग लेन अपना स्टॉप स्पेल यूज करता है और एक पल के अंदर सीधा वो यहाँ पर उस गी होंग को स्टॉप ही कर देता। वो वहां से हिल नहीं पा रही थी, उसने ऐसी हाल कर दी थी वांग लेन ने उस गी होंग की। तो गी होंग यहाँ पर ली युआन से कहती कि आकर मुझे बचाओ, तो इस वजह से ली युआन बीच में आता और अब वांग लेन से वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो वांग लेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जैसे ली युआन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया ना, वांग लेन उसकी पावर को देखकर समझ जाता है। तो अच्छा इसका मतलब कि इस बंदे ने वो फॉर्मेशन क्रिएट किया था, जो अभी मैंने फॉर्मेशन देखा, मतलब ये बंदा टैलेंटेड है, इसको फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज अच्छी है। तो जो अटैक अभी यहाँ पर वांग लेन को मारने के लिए ली युआन ने तैयार किया था ना, वांग लेन तुरंत अपने पावर अटैक यूज करता है। पावर अटैक से एक चमाट जैसा क्या मारता है कि सीधा ली युआन का अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। ली युआन यकीन नहीं कर पाता कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये इंसान सब कुछ कैसे समझ रहा है, मेरे हर अटैक से 2 कदम आगे चल रहा है, इसको मैं तो नहीं मार सकता, मेरे बस की बात नहीं है इसको खत्म करना। लेकिन गी होंग समझ चुकी थी कि अगर उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया ना तो वांग लेन उसको मार डालेगा, इसलिए वो अपने डीमन से कहती है कि डीमन जाओ और इसकी जान ले लो। तो वो डीमन जो था तुरंत जाता है वांग लेन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वांग लेन को उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता। वो तुरंत अपना सोल लैशर बाहर निकालता है और सोल लैशर के अंदर वो एक पल के अंदर सीधा वो जो डीमन था ना उसको पकड़ता है और डिवोर करके अपने पास रख लेता है। मतलब डीमन आया अटैक करने के लिए वांग लेन के ऊपर, लेकिन वांग लेन ने उसको पकड़ा और जेब में डाल लिया। गी होंग ये नजारा देखकर ना बिल्कुल सच में पागल हो जाती है, उसका दिमाग फट चुका था कि ये क्या हुआ, मेरा डीमन जो आज तक के न जाने कितने हजारों लोगों को डिवोर कर चुका है, इसने तो एक बार के अंदर उसको पकड़ के जेब में डाल लिया। ये इंसान है कि क्या, ये कर कैसे सकता है। इस डीमन को बनने में 1000 साल से भी ज्यादा लगा था और ये तो यहाँ पर वांग लेन के ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पाया। क्या फनी और क्या कमाल का सीन था। इसके बाद तो वांग लेन यहाँ पर गी होंग की जाने लेने वाला था कि लेकिन ली युआन जो था वांग लेन से कहता है कि सीनियर प्लीज रुक जाइए, हमारी जान बख्श दीजिए, हमें मत मारिए। गी होंग ने जो आपको ऑफेंड किया ना उसके बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इनको माफ कर दीजिए। अगर आप हमें माफ करते हैं तो आप उसके बदले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर ना एक बहुत ही खास तरह की जगह है जिसको मिस्टीरियस रेल्म कहा जाता है। वहां पर ना ओरिजिन से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल का टूल मौजूद है, अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं तो ये आपकी ओरिजिन पावर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, आप उस ओरिजिन टूल को हासिल कर लेना जो आपकी ओरिजिन पावर को बढ़ा देगा। उसके बदले तो आप मुझे माफ कर दीजिए और हम दोनों की जान बख्श दीजिए। साथ ही अगर इस सफर के अंदर हमें और भी कुछ चीज मिलती है ना तो जो भी चीज मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप रख लेना, आधा हिस्सा हम रख लेंगे, क्योंकि हम आपकी पूरी जी जान लगाकर मदद करने के लिए तैयार है। हम आपके दोस्त की तरह काम आएंगे, हम एक टीममेट की तरह रह सकते हैं, हमें यहाँ की बहुत सारी नॉलेज है, तो आपको हमारी लॉन्च का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें नहीं मारना चाहिए, हम आपके फायदे में साबित आ सकते हैं। कि होंग जो थी ली युआन से कहने जाती कि तू पागल है क्या, उसकी मदद क्यों ले रहा है, हम यहाँ पर अकेले काफी है सब कुछ को हैंडल करने के लिए। और जिस टूल की बात कर रहा है, जिस ट्रेजर वगैरह की तो बात कर रहा है ना, हम कब से उसको ढूंढना चाह रहे हैं, तू उसको आधा बांट देगा क्या। ली युआन कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ ना तो अभी वो हम दोनों की जान लेगा और हम घंटा नहीं कुछ कर पाएंगे, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो हम दोनों की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। उसका चेहरा देख रही हो, उसका गुस्सा देख रही हो, वो हमें जगह पर मार सकता है। अगर हम दोनों को कुछ हुआ ना तो हमारा जो मिशन है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए यही है कि हम दोनों को अपनी जान बचानी है, अब चाहे इसके लिए किसी भी चीज को कुर्बान क्यों ना करना पड़े। वांग लेन जो था वो थोड़ा सा यहाँ पर सोचता है कि ये जो ली युआन है ना बंदा मुझे काफी कमाल का लग रहा है, अगर इसने जो बताया है ओरिजिन टूल के बारे में, अगर वो बात फेक भी होती है, क्योंकि वैसे तो मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा कि सच में मुझे ओरिजिन टूल दे देगा, लेकिन अगर ये बात फेक भी होती ना तो उसके बाद मैं इसका वो हाल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। और इसके जो सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह की नॉलेज है ना, जिस तरह से फॉर्मेशन बनाता है, अलग अलग चीजें जो बनाता है, वो सारा नॉलेज इसके अंदर से मैं निकाल लूंगा, क्योंकि
ओरिजिन टूल गया भाड़ में। अगर जो इसके रिस्ट्रिक्शन की नॉलेज है वो मेरे पास आ जाए ना तो वो मेरे बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो वांग लिन कहता है कि मैं तुमसे ये डील करने को तो तैयार हूँ, लेकिन डील के बदले ना मैं ये जो गी होंग नाम की लड़की इसकी सोल का पीस लेना चाहता हूँ। वो रहेगी इस शर्त के ऊपर कि आगे तुम लोग मुझे धोखा ना दो। अगर धोखा मिलेगा तो मैं इस गी होंग की सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मानते हो तो डील पक्की, नहीं तो फिर तुम अपने रास्ते, अभी जाकर मैं तुमको मार देने वाला। वो गी होंग यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाती कि इससे पहले वांग लिन सीधा उसकी सोल को जो पार्ट होता है उसको अपने पास रख लेता है और कहता है कि चलो मुझे रास्ता दिखाओ जहाँ पर तुम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे। गी होंग की हालत खराब हो गई थी, उसको समझ नहीं आता कि ये बंदा यहाँ पर है, उसकी सोल का पार्ट भी ले गया, वो कुछ कर भी नहीं पाई। तो अब ये लोग ना यहाँ से आगे का सफर शुरू कर देते हैं और करीब करीब 3 दिन तक ये लोग ट्रैवल ही करते जाते हैं। 3 दिन ट्रैवल करने के बाद एक जगह पर आए थे, जो जगह वही थी जहाँ पर वो ओरिजिन टूल मिल सकता है। वांग लिन जब इस जगह को देखता था वो हैरान रह चुका था कि ये जगह तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आखिर यहाँ पर कौन सा खतरनाक हादसा हुआ होगा जिसके जरिए पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई। ली युआन जो था वांग लिन से कहना चाहता है कि आपको पता है ये जगह ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है कि ये जगह पे जो थंडर पावर है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर कॉर्पोरल यंग स्टेज का बंदा कोई होगा ना यहाँ पर, वो हल्की सी भी गलती करता है तो उसकी सोल और उसकी जो बॉडी है वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही की जो थंडर पावर है ना उसने ये थंडर सेलेस्टियल की आधे से ज्यादा जगह को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। जितनी भी आप जगह बर्बाद देख रहे हो ना यही की थंडर पावर की वजह से हुआ। तो यहाँ पर जो भी आप कदम रखोगे, जो भी काम करोगे, फूंक फूंक कर रखना, वरना आपकी सोल और बॉडी दोनों जाएगी। ली युआन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे वो ये कह ही रहा था कि गी होंग जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है, उसके ऊपर ली युआन को बिठाती है और वो आगे निकल चुकी थी। जो इनकी स्वॉर्ड के ऊपर खड़े है ना, ये ऐसी है कि थंडर का अटैक इसके ऊपर नहीं लगता और ये लोग आराम से जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने वांग लिन को पीछे छोड़ दिया था। वो गी होंग जो कह रही थी कि मैंने वांग लिन को जानबूझ के पीछे छोड़ा ताकि वो भी तो समझे कि यहाँ के थंडर पावर कितनी कमाल की है, उसको भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए थंडर पावर का। जबकि गी होंग का असल प्लान तो यही था कि थंडर की वजह से ना वांग लिन यहाँ पर मर जाए तो बेहतर है। मैं तो निकल चुकी है, वांग लिन पीछे रह गया ना, वो मर जाएगा अंदर। ली युआन भी टेंशन में था कि आप पागल हो गई हो क्या, इतनी खतरनाक थंडर पावर के ऊपर वो कदम कैसे रखेगा, उसकी जान जा सकती है, हमें उसको लेने के लिए वापस जाना चाहिए। लेकिन ली गी होंग जो थी वो तैयार नहीं होती है। लेकिन ये दोनों बेवकूफ थे क्योंकि उनको नहीं पता कि वांग लिन थंडर पावर को बिल्कुल खिलौना बनाकर खेलता है। वो सीधा कदम बढ़ाने लग जाता है इसी थंडर पावर के ऊपर, जिसने आधे से ज्यादा थंडर सेलेस्टियल realm को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस पावर के ऊपर वांग लिन चल के आगे बढ़ रहा था। उसको किसी अरे गहरे स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है इस तरह की पावर को हैंडल करने के लिए, यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए एकदम ऑरा फार्मिंग करते हुए वांग लिन वहां से आगे बढ़ रहा होता है। और जब यहाँ पर ये लोग देखते हैं ना, उनको यकीन नहीं होता कि ये इंसान नहीं हो सकता, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ली युआन सोच रहा था कि ये बंदा वही है जो मेरा सपना पूरा कर सकता है, जो मैंने प्लान बनाकर काफी टाइम से रखा है ना, अगर ये मेरा साथ दे तो मेरा प्लान पूरा हो जाएगा। अब ये क्या प्लान बना कर रखा था वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। गी होंग अपनी आंखों को यकीन नहीं कर पाई थी, उसको आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा कितना खतरनाक है कि ये इस थंडर पावर के ऊपर कदम रख के आगे बढ़ गया। लेकिन वांग लिन सारी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है ना, उसको वहां पर एक ड्रैगन नजर आता है, जो कि असल में कोई जिंदा क्रिएचर नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो पावर है ना थंडर पावर, उसने एक ड्रैगन को क्रिएट किया ताकि कोई भी यहाँ पर इंसान आने की कोशिश करे ना तो ड्रैगन उसकी जान ले ले। तो ड्रैगन यहाँ पर उन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं और जैसे वो अटैक करते हैं ड्रैगन के ऊपर इसका असर ही नहीं होता। तब यहाँ पर ड्रैगन जो था ना वो आराम से अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ की जितनी भी पावर है सारी की सारी पावर को मिलाकर वो क्रिएचर तैयार हुआ। मतलब ये क्रिएचर जिंदा तो नहीं है, ये हिसाब से इसको फॉर्मेशन हम समझ सकते हैं। यहाँ पर उस क्रिएचर के जैसा एक फॉर्मेशन क्रिएट किया गया ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ सके। और ये थंडर पावर को ही अपना बेस की तरह बनाए हुए, जिसके जरिए वो अपने फॉर्मेशन के ऊपर खड़ा है। जिसका मतलब ये है कि जिसने भी ये फॉर्मेशन बनाया है ना, वो इंसान आराम से निर्वाणा क्लींजर रैल्म के ऊपर मौजूद होगा। उससे नीचे रैल्म का बंदा इस तरह का फॉर्मेशन बना ही नहीं सकता। और इसका मतलब ये भी है कि इस फॉर्मेशन को, यानी कि ये जो फॉर्मेशन वाला ड्रैगन है, इससे मुकाबला करना भी हालत खराब कर देगा अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की। ली युआन और गी होंग जो थे वो दोनों चले जाते हैं उस ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए और उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो ड्रैगन जो था आराम से उन दोनों के अटैक को हैंडल करता, उनको डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वांग लिन जब यहाँ पर देखता है ना, तो उसको ये चीज नोटिस करने में आती है कि गी होंग जो है ना ज्यादातर अटैक को खुद पर हैंडल करती है और यहाँ पर ली युआन जो ज्यादातर ना अटैक करता नहीं है, वो खाली डायरेक्शन बताता है और हर बातों को ना घुमाने की कोशिश करता है। वांग लिन को ऐसा महसूस होता है कि जो ली युआन है ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है या कुछ ना कुछ तो प्लान बना कर रखा हुआ है जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है अभी। तो मुझे ना इसका प्लान बाहर निकल कर देखना चाहिए कि असल में इसने अपने दिमाग के अंदर सोच क्या रखा। और जैसे कि ली युआन कह भी रहा था ना कि वांग लिन साथ दे तो उसका प्लान पूरा हो सकता है, तो वांग लिन समझ गया कि कुछ तो प्लान बना रहा है, पर क्या बना रहा है वो यहाँ पर वांग लिन को जानना था। मुझे ली युआन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो ये कह रहा था कि जितने टाइम से मैं सोच कर रखा था ना, अभी मैं जाकर उसको पूरा करने वाला हूँ। ऐसा लगा था कि वो शायद ना गी होंग की जान लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो करने वाला था कि वो ड्रैगन अटैक देकर मार देता है उन दोनों के ऊपर, और वो अटैक से जाकर वांग लिन के ऊपर भी लगने वाला था। लेकिन वांग लिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो जो फॉर्मेशन बना हुआ था ना, लिटरली में फॉर्मेशन को यहाँ पर वांग लिन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो ड्रैगन से भी बचता और ड्रैगन की हालत खराब करके रख देता है। ड्रैगन वांग लिन का एक बाल तक बाका नहीं कर पाया और ये करने के बाद वांग लिन जो था ली युआन से कहते हैं कि बेटा संभल के, तो जो प्लान बना रहा है ना, मेरे दिमाग में वो बात घुस रही है और अगर वो प्लान मेरे से रिलेटेड हुआ ना तो फिर देख लेना कि मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। इतना कहने के बाद वांग लिन आगे बढ़ चुका था। उसने धमका तो दिया ली
युवान को कि अगर कुछ भी वो गड़बड़ सोचने की कोशिश कर रहा है तो पहले 2 कदम सावधान रह जाए, वरना फिर जो वांगलिन उसका करेगा हाल वो उसको सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ की मुसीबत निपटाने के बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ चुके थे और आगे बढ़ते हुए ये लोग एंशिएंट ब्यूरियल ग्राउंड नाम की एक जगह पर आकर पहुंच जाते हैं। ये भी थंडर सेलेस्टियल रेल्म की अंदर जगह थी और यहाँ पर आने के बाद जो सोल था वांगलिन कहना चाहता है कि मास्टर मुझे बहुत ही अजीब सी स्वॉर्ड एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। लिटरली में वो स्वॉर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी खतरनाक लग रही है। वांगलिन कहते हैं कि हाँ वो तो मैं भी फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और जो गड़बड़ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वांगलिन ली युआन से कहता है कि बता ये जगह है कौन सी। तो ली युआन कहता है कि वो तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि जब थंडर सेलेस्टियल रेल्म बर्बाद हुआ था जगह सब सारी की सारी टूट फूट गई थी, तो ये वही जगह है जहाँ पर बहुत टाइम पुराने जनरल हुआ करते थे, वो सभी मर गए थे और उनकी लाशें यहाँ पर रखी थी। उन मरे हुए जनरल का ये कब्रिस्तान है, इसको ब्यूरियल ग्राउंड कहा जाता है, यानी कि कब्रिस्तान है वो उन्हीं जनरल का। और हो सकता है कि जिस ओरिजिन टूल को हम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए ना वो उसी जनरल की स्वॉर्ड हो या उसी का कोई ट्रेजर वगैरह हो जो कि यहाँ पर रखा हो, क्योंकि यहीं पर वो जनरल मरा था जो अपने टाइम का बहुत ही कमाल का कल्टिवेटर हुआ करता था। उस ओरिजिन टूल के बारे में जो भी हमने सुना वो भी एक अफवाह ही है, सच्चाई तो हम भी नहीं जानते, इसलिए पहली बार हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन वांगलिन अपना मन में सोचा था कि यार मुझे यहाँ पर कुछ बड़ी ही दिक्कत लग रही है, मुझे लग रहा है कुछ तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बहुत ही गड़बड़ जैसा है, कहीं ये लोग मुझे गलत जगह पर तो नहीं लेकर आ गए ना, क्योंकि मैंने इनको पहले भी वार्निंग दिया अगर गलत जगह पर लाए होंगे तो मैं इनका वो हाल करूंगा कि ये सोच भी नहीं सकते। जैसे कि लोग यहाँ पर आए थे, वो जो ली युआन था वो अजीब तरह की पावर को महसूस करता है। यहाँ पर मतलब जितना भी औरत है ना वो सब अपने अंदर डिवोर कर चुका था और जैसे गिहोंग यहाँ पर ली युआन को दिखती है इस पोजीशन में खड़े हुए तो उसको देखकर हैरान रह जाती है। उसको अपने बचपन का सीन याद आता है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा थे और एक पेंटिंग को देखकर उसको बता रहे थे कि ये पेंटिंग दिख रही हो ना, ये एक सेलेस्टियल सर्वेंट की पेंटिंग है। इस बंदे का क्लान और हमारा जो क्लान है ना वो पहले का बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ ये जो पेंटिंग वाला इंसान है ना इसका क्लान खत्म हो गया और हमारी दुश्मनी खत्म हो गई। लेकिन अब जब यहाँ पर गिहोंग ने देखा ना ली युआन को उस पोजीशन में तो उसको ऐसा लग रहा था कि जिस बंदे की पेंटिंग उसने बचपन में देखी थी ये बंदा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि पेंटिंग वाला बंदा ये कैसे हो सकता है। ग्रैंडपा ने तो कहा था कि इसका क्लान खत्म हो चुका है, ये लोग सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, ये हमारी फैमिली के दुश्मन तो थे लेकिन ये लोग बचपन में ही खत्म हो गए थे, तो ये वापस से आया कैसे। वांगलिन भी उस ली युआन को देखकर समझ जाता है कि इसके माथे के ऊपर ना एक सेलेस्टियल स्लेव सील लगा है, मतलब ये एक गुलाम है। सर्वेंट यानी गुलाम होता है और ये सेलेस्टियल गुलाम है। गिहोंग यहाँ पर कहना चाहती ली युआन से कि बता तू असल में है कौन और तू यहाँ पर हमारे क्लान के साथ रहकर क्या कर रहा था। तो यहाँ पर वो ली युआन कहना चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता हूँ, मैं आता हूँ अनाहिलेशन प्लैनेट से, मैं वहाँ की ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरा नाम ली युआन है। 30,000 साल पहले हमारी फैमिली के जो एंसेस्टर वगैरह थे वो इस जगह पर आए थे और यहीं पर आने के बाद उनके ऊपर जो गुलामी वाला सील है ना वो लग गया था। ये सील जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता गया, मतलब जो भी आगे की जनरेशन आती है सबके ऊपर ये सील लगा रहता है और ये सील ही वही चीज है जो हमें यहाँ पर कमजोर बनाता है और इसी सील की वजह से हमारा क्लान बस खत्म हो गया। आज हमारे क्लान का कोई भी ढंग से बचा हुआ नहीं, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ हमारे क्लान का। जो स्वॉर्ड तुम अपने पास रखी हो ना, ये स्वॉर्ड हमारे क्लान के एंसेस्टर के खून से बनी हुई है, उनके खून और उनके मांस से इस स्वॉर्ड को तैयार किया गया था 10,000 साल पहले, क्योंकि उन्होंने ये स्वॉर्ड तैयार किया था ताकि जो उनके ऊपर माथे पे सील लगाया ना उसको ब्रेक किया जा सके। लेकिन गिहोंग तुम्हारी फैमिली के लोगों ने हमारे एंसेस्टर के ऊपर अटैक किया, उनकी जान ली और उनसे ये स्वॉर्ड छीन लिया। मेरा प्लान वही था कि मैं सिर्फ तुमको यहाँ पर लाना चाह रहा था ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। तुम्हारे पूरे के पूरे क्लान से आज भी मैं उतनी ही नफरत करता हूँ। ये देखकर गिहोंग जो थी वो घबरा जाती, वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ली युआन की जो सोल का पार्ट उसके पास था ना उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती ताकि वो ली युआन को मार सके, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। ली युआन कहता है कि तुम मुझको बेवकूफ समझ के रखी हो, मैंने ये प्लान आज से नहीं बहुत टाइम पहले से बनाया। मुझे पता है कि अगर किसी के हाथ में मेरी सोल का पार्ट भी होना तब भी मैं अपने सोल उसके उस पार्ट को अलग कर सकता हूँ। तुम उसको डिस्ट्रॉय भी कर दो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इतने टाइम से बना हुआ प्लान मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। तुमने जो मेरी फैमिली के साथ किया है ना, तुम्हारी फैमिली वालों ने, तुम्हें भी खत्म करूंगा, तुम्हारे पूरे के पूरे गी क्लान को खत्म करके रख दूंगा मैं। ये जो जगह जहाँ पर मैं तुम लोगों को लेकर आया ना, तुम यहाँ पर नहीं आए हो ओरिजिन टूल को ढूंढते हुए, बल्कि ये जगह मैंने खुद यहाँ पर इसलिए बनाया था कि तुम लोग यहाँ पर आओ, तुमको मैं यहाँ पर ला सकूं। क्योंकि इस जगह पर आने के बाद जिसके ऊपर भी माथे पे सील लगी रहती है ना उसके ऊपर किसी भी तरह की पावर का असर ही नहीं होता। यहाँ पर तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश क्यों ना कर लो, मुझ पर कोई भी चीज का असर होगा ही नहीं। मैं यहाँ पर आकर इसलिए आराम से तुम्हारी जान ले सकता हूँ। गिहोंग कहना चाहती कि हमारी फैमिली के लिए तुम सिर्फ एक गुलाम थे बचपन से, तुम्हें हमने यहाँ पर बचपन से पाल के रखा है और सिर्फ तुम हमारे गुलाम की तरह काम करते थे, तो एक गुलाम मेरी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकता। तो ये सुनकर यहाँ पर ली युआन कहना चाहता है कि बचपन से आज तक मैंने जितनी बार तुम्हारे ग्रैंडपा को, तुम्हारी फैमिली वाले को चाय बना कर दिया, जो भी काम करके दिया है ना, सबके अंदर मैंने ये सील डाला है और इसका मतलब ये है कि तुम्हारी फैमिली का हर एक बंदा मेरा गुलाम हो चुका है। मैं जब चाहूँ ना तुम्हारे पूरे के पूरे प्लान को खत्म कर सकता हूँ। ये प्लान मेरा आज का नहीं था, बचपन का था और आज जाकर मेरा वो प्लान पूरा होने वाला है। हर दिन तुम लोगों ने मुझे गुलामों से भी बुरा ट्रीट किया, हर दिन मेरी जान लेने की कोशिश की, हर दिन मुझे नीचा दिखाया, लेकिन सबका बदला मैं लूंगा। गिहोंग जो थी वो सदमे में आ चुकी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो
सकता, तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरी जान नहीं ले सकते तुम। लेकिन ली युआन तो याद है कि मैं तुम्हारी जान बिंदास लूंगा, वो भी बड़े मजे से लूंगा। जो मेरे एंसेस्टर का सपना रह गया था ना, आज मैं वो सपना पूरा करने वाला। आज तुम्हारा पूरा का पूरा गी फैमिली जो है, तुम्हारा जो गी क्लान है ना, वो खत्म होगा। आज मैं तुम्हारी बलि दूंगा ताकि मेरी जो फैमिली है उसके लिए एक रिस्पेक्ट पेश कर सकूं मैं। तुम बचोगी नहीं। लेकिन वांगलिन जो यहाँ पर मौजूद था वो सारी की सारी चीजें देख रहा था कि होंग जो थी यहाँ पर वांगलिन से मदद भी मांगती कि मेरी जान बचा लो वरना ये मुझे मार देगा। लेकिन क्या सच में वांगलिन यहाँ पर आकर उसको बचाएगा या फिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।